कनेक्शन। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं बहुत कनेक्टेड फील करने लगा हूं। मुझे लगा था, हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, मुझे लगा था ऑफलाइन में तो कनेक्शन बहुत अच्छा क्रिएट होता है, ये ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। बट मानिए आप, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके वॉच आवर्स मुझे इतना कनेक्टेड फील करा रहे हैं आप लोगों से कि मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन में जितना कनेक्टेड फील करते थे हम, ऑनलाइन में भी उतना ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके वो कमेंट्स, आज कमेंट्स कम ही है, बट उन कमेंट्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, कि एक बच्चे के कमेंट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। इट्स अचीवमेंट फॉर मी एज वेल, क्योंकि जो मेहनत मैं करके आता हूँ, जिस कंटेंट के ऊपर हम मेहनत करके आते हैं, फिर उसका रिजल्ट मिलता है, बच्चे लाइक करते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है एक टीचर के लिए। सबसे सबसे ज्यादा उसको वही चीज चाहिए। तो वो कनेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट, एंड मुझे वो कनेक्शन फील हो रहा है आज। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों हम, ट्रांसलेशन। तो मेरा नाम है आशीष गोयल, आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। टॉपिक है आज का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शुरू करते हैं बच्चों। हम जानते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं आपको, चलो आप लोगों को एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना है बात। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सर? प्रोकैरियोट में डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इस वाली आगे वाली प्रोसेस को मैं बोलता हूं ट्रांसलेशन। क्या? प्रोटीन बनने की। किससे? एमआरएनए से बच्चों, ट्रांसलेशन। आप बोलोगे प्रोसेस किस में हो रही है? मैं बोलूंगा आप लोग जानते तो हो किस में हो रही है। साइटोप्लाज्म में हो रही है। किस में हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। क्या न्यूक्लियस में नहीं होगी? बालको, प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस नहीं होगा। अब लेकिन यूकैरियोट्स में जानते हो क्या होता है? यूकैरियोट्स में जानते हो क्या होता है? यूकैरियोट्स में दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो आप जानते हो कि डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनेगा, ये एचएनआरएनए बन जाता है, राइट? और ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, ये कहां होती है? ये न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद इस एचएनआरएनए से एमआरएनए बन जाता है। अब ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर आरएनए प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये भी न्यूक्लियस में ही होती है, राइट? और इस एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, राइट? होगी प्यारे बच्चों साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब है एमआरएनए निकल के, एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में कूद जाएगा। क्लियर बात? आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो रही है यूकैरियोट में, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होती है। प्रोकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, यूकैरियोट में एचएनआरएनए जैसी कोई चीज बनेगी। बात पढ़ चुके हैं हम, राइट? तो बच्चों ट्रांसलेशन तो प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। दोनों समझते हैं ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में। भाई ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है? और प्रोकैरियोट में ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ना, ये कपल्ड है बैक्टीरिया में। मतलब क्या है सर इसका? कि ये देखो, ये सेल है, राइट? न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। इस जेनेटिक मटेरियल से बच्चों इन्होंने क्या किया, यहां से एमआरएनए बना लिया। ये एमआरएनए बन गया। जैसे एमआरएनए बन रहा होगा, प्रोसेस हो रही है, साथ ही साथ जानते हो क्या चालू हो गया? इसका प्रोटीन बनना चालू हो गया यहां से। यानी कि यहां से ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी चालू हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। भाई एमआरएनए बन रहा है, बनता जाएगा, ट्रांसलेशन भी उसी के ऊपर स्टार्ट हो गया। जैसे मान लो एमआरएनए इतना बन गया, ट्रांसलेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। देखो ये देखो, इसने राइबोसोम लगाया, यहीं से स्टार्ट हो गया। अभी और बनेगा, ये एमआरएनए भी और बनेगा, और बड़ा हो जाएगा। तो एमआरएनए भी बन ही रहा था, एमआरएनए भी बन ही रहा था कि ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए इनको बोला कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बिकॉज क्यों? क्योंकि एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। मतलब क्या है कि यहाँ पे एचएनआरएनए नहीं बनता कि पहले एचएनआरएनए बनेगा फिर उसको एमआरएनए कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट एमआरएनए बन रहा है।
एचएनआरएनए जैसा कुछ नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि इसके अंदर डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा, तो डायरेक्ट एमआरएनए से सीधा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कहां हो रहे हैं? सेम कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर एचएनआरएनए के आरएनए प्रोसेसिंग की, फिर उस आरएनए को बाहर भेजेंगे। साइटोप्लाज्म में होगा ना ट्रांसलेशन, तो सारे एंजाइम ट्रांसलेशन के लिए कहां पड़े हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े, तो पहले बाहर भेजना पड़ेगा पूरा बना के, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो पहले पूरा एमआरएनए बनेगा, उसको बाहर भेजूंगा फिर जाकर होगा। लेकिन ये तो एक ही रूम में बैठकर हो जा रहे हैं, इसलिए दोनों कपल्ड हो गए। क्लियर? क्योंकि सेपरेशन नहीं है ना, साइटोसोल और न्यूक्लियस का कोई सेपरेशन नहीं है इनके बीच में, राइट। चलिए अब देखते हैं हम यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन, मतलब ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोट्स के अंदर कहां होगा? सर साइटोप्लाज्म में ही होगा, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किसका? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए पे होगा, और सरफेस ऑफ ईआर के ऊपर होगा, क्योंकि ये आरईआर जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स ही हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन में, प्रोटीन बनाने में। पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। तो देखिए आप लोग इसके अंदर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ये इसका डीएनए पड़ा है। ये क्या है बेटा? डीएनए। अब डीएनए से क्या बना? एचएनआरएनए बना। एचएनआरएनए से क्या बना बच्चों? एमआरएनए बना। सारी प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। ये सारी प्रोसेस कहां हुई? न्यूक्लियस में हुई। कहां हुई बच्चों? न्यूक्लियस में हुई। फिर इस एमआरएनए को न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकाल दिया जाता है बाहर, और ये आ गया यहां पर। ये क्या है? एमआरएनए। इस एमआरएनए से क्या होगा बच्चों? प्रोटीन बनेगा सर। ये प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों? ट्रांसलेशन कहलाएगी सर। कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा सर। तो भाई इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आरएनए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर इसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। यहां पर कपल नहीं होंगे, पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी इन केस ऑफ यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट की बात करूं तो भाई दोनों प्रोसेस आप देख चुके हो एक साथ हो रहे थे, राइट। अब हम जानते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हमें उस पूरी प्रोसेस को पढ़ना है, तो पूरी प्रोसेस में दो ही चीजें हैं। एक तो मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, कैसे टीआरएनए चार्ज हुआ। चार्ज का मतलब है कि सबसे पहले टीआरएनए आएगा और वो अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा, तो पहले अमीनो एसिड को लाना ही चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है बेटा, राइट। तो आप एक चीज समझो, इसको करते कैसे हैं। ये कोई अमीनो एसिड है, इसको लेकर आना है, तो पहले इस अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करना जरूरी है। मैं ऐसे लिखता हूं, सबसे पहले एक अमीनो एसिड आया, इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हम खर्चा करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, एटीपी का खर्चा कर दिया। और जैसे ही एटीपी खर्च करेंगे, जानते हो इसमें कितने फॉस्फेट? ट्राइफॉस्फेट। इस अमीनो एसिड में ये जुड़ जाएगा, अमीनो एसाइल एएमपी जुड़ा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ा, और क्या निकल गए? दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अलग हाई एनर्जी फॉस्फेट थे, ठीक है ना। एटीपी का खर्चा हो गया। और इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम लगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। क्या लगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि ये अमीनो एसिड था, ये क्या है? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मतलब कि इसको एटीपी ने एक्टिवेट कर दिया है, पैसा खर्चा करके हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो प्रोसेस को क्या बोलूं सर? प्रोसेस को बोल दो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये एक्टिव होता है अमीनो एसिड, ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या, दूसरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? अब होगा क्या, ये जो टीआरएनए है,
ये जो टीआरएनए है CCA 3' ठीक है, ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए अब इस एटीपी को पकड़ लेगा। किसको? अमीनो एसाइल एएमपी, इसको पकड़ लेगा। बहुत ध्यान से आप लोगों को एक बात समझनी है। क्या इस टीआरएनए के नीचे पैर में कोई एक एंटीकोडोन होगा? जो भी एंटीकोडोन होगा उसी के पैरेलल यहां पर अमीनो एसिड लगना चाहिए। मान लो यहां पर अगर यूएसी है, इस टीआरएनए के पास यूएसी है, तो इसका मतलब है यहां पर मिथियोनिन लगना चाहिए। इसको कैसे पता है यहां पर मिथियोनिन लग जाए? भाई वो बताएगा ये एंजाइम, ये इसके साथ ये क्या करेगा, यहां पे एक लूप है डीएचयू लूप, ये डीएचयू लूप इसको पहचानता है, ये डीएचयू लूप उसको पहचानता है। जैसे ये आएगा ना, ये डीएचयू लूप क्या करेगा, ये डीएचयू लूप उसी अमीनो एसिड को अटैच कराएगा जैसा यहां पर एंटीकोडोन होगा। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डीएचयू लूप पहचानता है इसको, ये इसी को लेकर आने पाएगा जो यहां पर एंटीकोडोन होगा। अगर यहां पे यूएसी है तो अमीनो एसाइल एएमपी कौन सा वाला होगा? मिथियोनिन वाला होगा, तभी यहां पर जाके लगाएगा। तो ये इसने इसको पहचान लिया। क्लियर है बात? तो यहां पर ये क्या बना, यहां पर ये इसके ऊपर जाके लग जाएगा और क्या होगा रिएक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में क्या होगा, अमीनो एसाइल एएमपी, अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब हुआ क्या, एएमपी हट गया, एएमपी हट गया और टीआरएनए लग गया जाके, मतलब ये अमीनो एसाइल वाला पार्ट है वो यहां पर जाके लग जाएगा। ठीक है, यहां पर जाके लग गया और एएमपी आपका अलग हो गया। क्लियर है बात? तो अमीनो एसाइल टीआरएनए बोला हमने इसको, क्या कौन सा टीआरएनए? मैं ऐसे समझा रहा हूं आप लोगों को, ये टीआरएनए है, मैंने ऐसे बनाया इन्वर्टेड एल वाला, ये टीआरएनए है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये अमीनो एसिड लगा हुआ है। ये अमीनो एसिड कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे एंटीकोडोन कौन सा है। बात समझ में आई? तो ये टीआरएनए के पास क्या है, अमीनो एसिड, इसके पास अमीनो एसिड नहीं है, अभी लगेगा। तो मैंने क्या बोला इसको, अनचार्ज्ड टीआरएनए, अनचार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, चार्ज्ड टीआरएनए। अनचार्ज्ड टीआरएनए बोला उसको और इसको बोला मैंने चार्ज्ड टीआरएनए। क्लियर है? तो इस टीआरएनए की चार्जिंग को के प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिड की चार्जिंग, अब टीआरएनए की चार्जिंग हो गई, यानी कि अब इसके ऊपर अमीनो एसिड लग गया। बात समझ में आई? ये पूरी प्रोसेस समझ में आई? तो यहां पर अब अमीनो एसिड मतलब सॉरी टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड आ चुका है। क्लियर है बात? अब समझते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस 3 पार्ट्स में होगी। क्या? इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। समझते हैं बात को। देखो, आप एक चीज समझो, मैंने क्या बोला, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस 3 पार्ट में होगी। क्या? इनिशिएशन और एलोंगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। ये 3 पार्ट में हो गई। क्लियर है? अब देखो बच्चों, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा यहां पर, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो एमआरएनए ही चाहिए जिसके ऊपर सारा खेल होगा। ठीक है, फिर दूसरी आप कहोगे कि अमीनो एसिड्स भी चाहिए, फिर तीसरा टीआरएनए भी चाहिए जो उसको अमीनो एसिड को लेकर आएगा, फिर हम वहां पर एटीपी को खर्च कर रहे हैं, एटीपी भी चाहिए होगी। ऐसे ही हमें आगे जीटीपी भी काम में लगेगी, जीटीपी भी चाहिए होगा। 6th हमें राइबोसोम भी चाहिए होगा। अब राइबोसोम को जोड़ने के लिए 7th हमें मैग्नीशियम आयंस भी चाहिए होंगे। आगे सब पता करेंगे कि कौन सी चीज कहां लगेगी। देन हमें कुछ फैक्टर्स भी जरूरी होंगे। कौन कौन से? इनिशिएशन जो कराएंगे उन सबको हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुम इनिशिएशन फैक्टर्स हो। इनिशिएशन फैक्टर आईएफ,
एलोंगेशन के लिए लगेंगे, हमने चिल्ला चिल्ला के बोला तुम एलोंगेशन फैक्टर हो। टर्मिनेशन के लिए होगा, हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुम टर्मिनेशन फैक्टर नहीं हो, तुम क्या हो, रिलीज फैक्टर हो, क्योंकि टर्मिनेट तो तुम नहीं करते हो, तुम रिलीज करते हो। क्या होता है, टर्मिनेशन क्यों नहीं बोला, जब टर्मिनेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्लियर? तो यहां पर ये सारी चीजें, इतना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा। प्रोसेस कैसे चलेगी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी, फिर पूरी प्रोसेस रन कैसे करेगी, फिर पूरी प्रोसेस खत्म कैसे होगी। ये 3 बेसिक सी बातें हम लोग करेंगे। आप समझते हैं बात को? सबसे पहले हमने बात किया इनिशिएशन की। इनिशिएशन में हमने क्या किया, ये हमने 5-2 3- एक mRNA की स्ट्रैंड ले ली। ये टेम्पलेट, ये सांचे के समान काम करेगी। इसी के ऊपर पूरी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इसी के कोड के ऊपर प्रोटीन लिखा जाएगा बेटा। अब इसके अंदर आप सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, आप ढूंढोगे क्या, स्टार्ट कोडोन AUG ढूंढ लिया आपने, आगे ऐसे मान लो ऐसे कोडोन से सबसे पहले आपने AUG ढूंढा, इससे पहले नहीं जाएगा। इसका मतलब है यहां से ही प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन है। इसके अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज दिखती है, यहां से 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले बेटा एक सीक्वेंस देखने को मिलता है मेरे को। वो सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस क्या है, ये देखो ऐसा, ये ऐसा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। इस सीक्वेंस को मैंने बोला कि ये शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है। क्या है बेटा, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। ये मेरे को आपको दिख रहा है mRNA के ऊपर। अब होता क्या है, जैसे ही इसके ऊपर राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट आके अटैच हो जाएगी, ऐसे छोटी वाली यूनिट आके अटैच हो जाएगी। अब जैसे छोटी वाली यूनिट यहां पे आके अटैच हुई, तो यहीं पे आके अटैच क्यों हुई, ये 30S यूनिट, ये 30S राइबोसोम अटैच तो यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, सिर्फ यहीं क्यों हुआ, हाँ रीजन है कि यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके अंदर इस राइबोसोम के अंदर 16S rRNA होता है, जो कि इस शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि यहां A होगा तो यहां U होगा, यहां पर G होगा तो यहां C होगा, एग्जैक्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मैंने बोला कि इसको ये एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है, एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है, इसलिए यहां पे जाके अटैच हुआ बेटा। हम इसको SD सीक्वेंस या इसको एंटी SD सीक्वेंस भी कहते हैं। सर क्या है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी होगा? हम बात कर रहे हैं सब प्रोकैरियोट्स में, हम सब प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे बच्चों, यूकैरियोट्स में हमारे सिलेबस में नहीं है। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे यूकैरियोट में अलग सीक्वेंस होती है, कोजक सीक्वेंस बोलते हैं। वहां पे जो कैप होती है ना 7mg, उस पे जाके अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर एक शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस मिलती है आपको, राइट। अब होगा क्या, यहां पर आके जैसे ये वाली मैंने आपको बना दी है mRNA बना रहा हूं मैं व्हाइट कलर से, ये mRNA बना दिया मैंने 5-2 3- mRNA। यहां पर आपको दिख रहे हैं क्या, AUG, GUG और UU, राइट। अब होगा क्या, यहां पर बेटा ये शाइन-डेलगार्नो बना दिया। अब होगा क्या, यहां पर ऐसे छोटी यूनिट आएगी राइबोसोम की, और यहां पे जाके ऐसे अटैच हुई है। ये छोटी यूनिट तो अटैच थी यहाँ पे, ये 730S थी। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर आती है और बड़ी वाली यूनिट आके अटैच हो जाती है ऐसे, यहाँ पर ऐसे आके आपकी बड़ी वाली यूनिट अटैच हो जाती है, ठीक है। और ये बड़ी वाली यूनिट जो होती है, इसके अंदर होते हैं ऐसे सीक्वेंस, ऐसे ये बड़ी वाली यूनिट आके अटैच हो गई। ये क्या यूनिट है, 50S यूनिट है, 50S राइबोसोम। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये 30S और ये 50S, दोनों मिलकर क्या बन गए बेटा, 70S राइबोसोम बन गया। आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ेगा कौन, मैं बोलूंगा मैग्नीशियम। इसका मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा, ये जोड़ने का काम करता है इनको, यानी कि 30S और 50S यूनिट जो होगी ना, इसको जोड़ के 70S कर देगा। ये मैग्नीशियम अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी मोलर है, तो इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ताकि इनको जोड़ दे। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ा दूं मैग्नीशियम की, तो ये क्या करेगा, 70S एक और 70S के साथ मिलकर डाइमर बना देगा 100S। यानी कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो और ज्यादा राइबोसोम चिपक चिपक के डाइमर टेट्रामर बना रहे। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं तो ये इससे अलग हो जा रहा है। हमें ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी होगी टू फॉर्म दिस।
क्लियर बात। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाली साइट है सबसे पहले ई साइट, ये वाली साइट है पी साइट और ये है ए। ई का मतलब होता है यहां से एग्जिट, पी का मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट, ए का मतलब होता है अमीनो एसाइल साइट। इन सब का मतलब जानते हैं। होगा क्या बेटा जी, होगा क्या? सबसे पहले हमने देखा था टीआरएनए, अब हमारे पास टीआरएनए आएगा। टीआरएनए किसको लेकर आएगा? सबसे पहला एयूजी है, तो किसको लेकर आएगा? सर मिथियोनिन को लेकर आएगा अपने सिर पे। किसको लेकर आएगा? मिथियोनिन को। लेकिन ये वाला टीआरएनए सबसे ज्यादा इनिशियल टीआरएनए, ये टीआरएनए मैं ऐसे लिख सकता हूं, टीआरएनए इनिशियल वाला है। तो जो पहला टीआरएनए होता है वो मिथियोनिन ना लाकर वो एक स्पेशल टाइप का मिथियोनिन लेकर आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, एफ मेट बोलते हैं, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। सिर्फ पहले वाले में ही ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने देखो यहां पे लिखा है इनिशियल वाला जो टीआरएनए है उसमें एफ मेट लग जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर आया, यहां पर एक टीआरएनए आया और आके अटैच हो गया और यहां पर लग गया आपका एफ मेट। बात समझ में आई? ये टीआरएनए, टीआरएनए एफ मेट लेकर आया और यहां पर आकर लग गया। तो यहां पर जब लगेगा तो आप जानते हो कि इसने इसको पकड़ लिया था, यानी कि टीआरएनए की चार्जिंग हो गई थी। कैसे हुई थी हमने देख लिया था, कैसे हुई थी? वहां पे एटीपी का खर्चा किया था। अब वहां पर एटीपी का खर्चा तो हो गया, वहां से यहां तक लाने में क्या लगा पता है आपको? वहां से मान लो ये जो एफमेट बनाया है इसको यहां से यहां तक यहां पर जोड़ने में लाने में क्या लगा? इनिशिएशन फैक्टर 2 है ना, और एक खर्चा हुआ जीटीपी का, याद रखिएगा। तो इन दोनों का खर्चा क्यों हुआ? ये दोनों क्या करेंगी? इनिशिएशन फैक्टर 2 और जीटीपी क्या करेगी? टीआरएनए को, यानी कि चार्ज वाले टीआरएनए को किस पे? साइट पर जाके लगा देगी, साइट पर जाके लगा देगी, इस साइट पे जाके लगा देगी। मैग्नीशियम क्या करेगी? मैं लिख देता हूं 30s और 50s को ज्वाइन करेगी बेटा। बात समझ में आई? सबकी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसके बाद ये प्रोसेस पूरी इनिशिएट हो गई है, ये प्रोसेस इनिशिएट हो गई है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि अब ये क्या है? ये 70s mRNA इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। अब ये कंप्लीट बन चुका है, कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आगे सीधा एलोंगेशन होगी, वो 30s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बोलता हूं क्या? ये 30s mRNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 30s mRNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही ऊपर आके लगेगी कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा बेटा? एलोंगेशन वाली प्रोसेस होगी। एलोंगेशन वाली प्रोसेस को भी बहुत ध्यान से समझते हैं। ये mRNA है, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बनाया था? AUG, यहां पे क्या बनाया था? GUG, यहां पे क्या बनाया था? UUU, अभी यही बनाया था। और हमने देखा था कि यहां पर छोटी यूनिट, यहां पे से बड़ी यूनिट, और हमने देखा था कि ये वाली साइड थी E, ये वाली साइड थी P और ये वाली साइड थी A, राइट? अब होगा क्या? आप जानते हो कि यहां पर आके तो कौन लग गया था? यहां पर आके तो कौन लग गया था? यहां पर आके कौन लग गया था? मिथियोनिन, ठीक है, ये टीआरएनए। अब होगा क्या बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अब एलोंगेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलोंगेशन फैक्टर्स। एलोंगेशन फैक्टर होते हैं EFTU, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, EFTS और EFG, ये तीन होते हैं बेटा, है ना। EF एलोंगेशन फैक्टर ये थर्मो अनस्टेबल होता है, एलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल, और ये एलोंगेशन फैक्टर G होता है, राइट। अब इनके क्या काम है हम वो समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको
दूसरे वाले अमीनो एसिड को लेकर दूसरे वाले टीआरएनए को लेकर आएगा, जैसे इसके ऊपर आया ये वैलीन लेकर आ गया, ठीक है ना, वैलीन लेकर आया। अब जैसे ये वैलीन लेकर आएगा, दूसरी जगह से वैलीन इसके ऊपर आ गया। अब जैसे ही वैलीन आता है तो वैलीन किससे आएगा, पहला वाला तो इनिशिएशन फैक्टर से आ गया था, यहां पर लगते हैं EFTU और EFTS एलोंगेशन फैक्टर, थर्मो अनस्टेबल और थर्मोस्टेबल आके लग गए, यहां पर वैलीन पे आके लग गए, है ना। तो इसने इन्होंने क्या किया, इस टीआरएनए को बेटा, इस टीआरएनए को यहां पर जाके लगा दिया, इस वाले टीआरएनए को, इस टीआरएनए को यहां पर जाके लगा दिया, ठीक है। और यहां पर लगाने का खर्चा हुआ हमारा, तो यहां पर जीटीपी भी खर्च हुई। आप समझ रहे हो, जब ये लेकर आया तो यहां पर भी जीटीपी खर्चा हुआ था, जब ये लेकर आया यहां पर भी जीटीपी खर्चा हुआ। ये बन तो गया, इसको यहां से यहां तक लाने के लिए हमेशा जीटीपी खर्चा होगा। तो आप एक चीज मान लो, जीटीपी जो है, जीटीपी खर्च होगी, मैं लिख रहा हूं, खर्च होगी कब, टीआरएनए को लाने में, हमेशा होगी। जब टीआरएनए आएगा जीटीपी तो खर्च होगी। बात समझ में आई, यहां पर आके लग गया। अब बेटा जी जैसे यहां पर आके लगेगा, अब क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। ये जो बॉन्ड टूटेगा, इससे जो एनर्जी निकलेगी उसी से ये वाली बॉन्ड की एनर्जी मिलेगी उसको। इस बॉन्ड के टूटने पर एनर्जी निकली, वो एनर्जी यूटिलाइज होगा इस बॉन्ड को बनाने के लिए। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप बोलोगे सर ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए क्या कोई एंजाइम भी आया था? बिल्कुल आया था भाई। कौन सा एंजाइम था सर? 23S-RRNA। 23S-RRNA 23S-RRNA एंजाइम आया। इसका दूसरा नाम है राइबोजाइम, इसी का दूसरा नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इसलिए इसको पी साइट बोला, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, यहीं पे एंजाइम आके लगता है, ठीक है। तो वो एंजाइम किसका बना हुआ है? ये एंजाइम इसका बना हुआ है भाई। तो दिस एंजाइम इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, दिस एंजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए, और आई कैन से दिस इज आरएनए मॉलिक्यूल विद सम कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है एंजाइम, ये आरएनए। क्लियर है बात? तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब आप बोलोगे ठीक है सर, अब इसको एक काम करो, इसको थोड़ा धक्का मार के आगे ले जाओ, ये ट्रेन आगे भी तो चलेगी, इसको यहां से धक्का मारेंगे। तो यहां से इसको आगे पहुंचाने में कौन काम करता है? अब इसको आगे धक्का मारने में कौन काम करेगा बेटा? एलोंगेशन फैक्टर जी, EFG काम करेगा। एलोंगेशन फैक्टर इसको धक्का मार के थोड़ा आगे ले जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हुआ, यहां से ये साइड क्या थी? P, ये A, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, धक्का मार के आगे ले जाएगा तो क्या होगा? क्या आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है? इसमें जो टीआरएनए लगा था, इसने यहां से बॉन्ड टूटा था, इसके ऊपर चला गया था वो, है ना, और यहां जो टीआरएनए था वो इससे हट गया, ठीक है। ये टीआरएनए कैसा था? अब अनचार्ज है क्योंकि इसका अमीनो एसिड तो ले लिया, अनचार्ज टीआरएनए हट गया इसके ऊपर से। अब यहां पर आके ध्यान से समझ लेना, यहां पर तो टीआरएनए लगा हुआ है ना, ये वाला। तो यहां पर कौन सा टीआरएनए लगा हुआ है? ये वाला है, जिसके ऊपर क्या है? वैलीन है, और इसके साथ साथ एक मेथियोनिन भी है, ठीक है। तो इसको आगे पुश करने में एलोंगेशन फैक्टर जी लगा। फिर आप बोलोगे कि सर एक काम करो, यहां से इसके ऊपर भी एक अमीनो एसिड ले आओ, फिनाइल एलेनिन आएगा इसके ऊपर। तो फिनाइल एलेनिन को यहां पर लाने के लिए क्या होगा सर? एलोंगेशन फैक्टर TU लगेगा, एलोंगेशन फैक्टर TS लगेगा, और जीटीपी तो खर्चा होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है क्या? तो यानी कि फिर यह जैसे ही आएगा तो ये यहां पर आ जाएगा और ये लेकर आ जाएगा क्या? फिनाइल एलेनिन। अब क्या होगा आप जानते हो, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा। फिर एलोंगेशन फैक्टर जी आएगा, ये आगे चलेगा, फिर ऐसे ही पूरी प्रोसेस चलती जाएगी। और आप देख रहे हो कि यहां पर
3 अमीनो एसिड बन गए, ऐसे आएगा, फिर चौथा अमीनो एसिड के ऊपर लग जाएगा, तो एक पूरी चेन बनती जाएगी। इसी को बोलते हैं हम एलोंगेशन। यही एलोंगेशन कहलाता है, 3 फैक्टर्स के दम पे हो रही है। तो आप एक चीज समझो, क्या एक इसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो सर सबसे पहले तो इस टीआरएनए को, इसको हटाता हूं मैं, इस टीआरएनए को, सबसे पहले इस टीआरएनए को चार्ज करने के लिए क्या लग रही है, एटीपी खर्चा हो रहा है, राइट। फिर इसको पहुंचाने के लिए जीटीपी खर्चा हो रहा है। तो भाई एक चीज के लिए एक बार एटीपी खर्चा होगा, एक बार जीटीपी खर्चा होगा। और आपको एक चीज और बताऊं, इसको आगे खिसकाने के लिए, ये जो इसको आपने यहां से धक्का मार के आगे खिसका है ना, तो यहां पे भी तो एनर्जी लगेगी ना, किसी को धक्का मारोगे एनर्जी लगेगी। तो यहां पर इसने भी क्या खर्च किया, जीटीपी। तो हर बार धक्का मारेगा और हर बार जीटीपी लगाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि हर बार एनर्जी खर्च होगी। कहां, एक बार एटीपी यहां खर्च होगी चार्ज करने में, फिर यहां पर लगाने में जीटीपी खर्च होगी, फिर धक्का मार के आगे ले जाने में जीटीपी खर्च होगी। तो एक इसको लगाने के लिए, एक अमीनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए 2 जीटीपी और 1 एटीपी का खर्चा होता है। 2 जीटीपी और 1 एटीपी का खर्चा होता है। क्लियर, एकदम समझ में आई। तो आपको एलोंगेशन भी समझ में आया। अब हम बात करेंगे बेटा टर्मिनेशन की, ठीक है। टर्मिनेशन की बात करेंगे हम। देखो टर्मिनेशन, अब से टर्मिनेशन कैसे होगा, मैं ढूंढूंगा क्या, स्टार्ट चला था ये AUG से चला था, है ना, करते 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 यहां पहुंच गया, कहाँ, जहां पर अब UAA है, ठीक है, UAA है। तो जैसे यहां पहुंचा ना बेटा, तो यहां पर क्या था, ये वाला ऐसे था, राइट, और इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ था ये ऐसे। बहुत बड़ी चेन बनाकर आया ना अब ये बहुत बड़ी चेन बना के यहां पे पहुंच चुका है। और अब हमें, मेरे को सीधा सडनली ये क्या दिखा, स्टॉप कोडोन दिख गया मेरे को ये। और स्टॉप कोडोन होगा तो आप जानते हो ये स्टॉप कोडोन क्यों है, नॉनसेंस कोडोन है, ये नॉनसेंस कोडोन है। क्यों, क्योंकि इसका कोई टीआरएनए नहीं है, इसका कोई एंटी कोडोन ही नहीं है, कोई टीआरएनए नहीं है। तो यहाँ पे कोई टीआरएनए आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने बोला था यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर काम नहीं आता, यहाँ पे रिलीज फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पर टीआरएनए नहीं आएगा, प्रोसेस तो आगे नहीं चलेगी। लेकिन ये तो यहाँ फंस गया, इसको यहाँ से बॉन्ड का तोड़ के रिलीज कराना है। तो यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आते हैं, यहाँ पे रिलीज फैक्टर आते हैं बेटा। और रिलीज फैक्टर क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसको रिलीज करा देते हैं। ये हो गया टर्मिनेशन। तो आपको कहीं पर भी प्यारे बच्चों ये देखने को मिले, UGA देखने को मिले, UAG देखने को मिले, इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि प्रोसेस आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इनका कोई टीआरएनए नहीं है ना। और इसके बाद यहां से बॉन्ड तोड़ के रिलीज करा देंगे, रिलीज फैक्टर्स। तो यहां पर ऐसे पूरी चेन बन गई अमीनो एसिड की, यही प्रोटीन है। अच्छा, अब इसका क्या होगा सर आगे, समझते हैं इसका क्या होगा आगे। तो इसका जनरली क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में जो ये प्रोटीन बना है आपका, ये जो प्रोटीन बना है कहां बना है, साइटोप्लाज्म में बना है। तो समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है इसके साथ, आप जानते हो कि पहला वाला हमेशा क्या होगा, पहला वाला क्या होगा, मिथियोनिन। मैं बात कर रहा हूं भाई यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। तो भाई इसके अंदर ध्यान से समझना, पहला वाला मिथियोनिन होगा। आप बोलोगे सर एफमेट होगा, एफमेट नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में मिथियोनिन ही होता है। क्लियर। अब ये जो मिथियोनिन यहां पर होगा, इसको रिमूव कर दिया जाता है। पहला वाला कभी कभी रिमूव कर देते हैं, देखो मिथियोनिन हटा दिया, ठीक है। और इसके साथ यहां पर
अटैच कर दिया जाता है, शुगर्स को अटैच कर दिया जाता है, शुगर्स अटैच हो गई, है ना, शुगर अटैच हो गई। प्रोसेस को क्या बोला, प्रोसेस को बोला, इस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह सारी चीजें होती हैं, राइट। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है, इसको मिथ्योनिन को हटा देते हो, इसलिए हर प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही हो जरूरी नहीं है। बात समझ में आई, क्योंकि हटा दिया है, कुछ में हटा दिया गया है और वहां पे जाके शुगर लगा दिया, हो सकता है शुगर लगाए, ये क्या बना दिया इन्होंने, ये प्रोटीन था, ये शुगर बना दिया, मिला के इन्होंने बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। कभी कभी ये ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। ठीक है, और यही सारे क्या काम आते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। मैं बहुत सारी चीज, सारे रिसेप्टर्स आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं, आप GP120 पढ़ते हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें इनकी बनी हुई है, बहुत सारी चीजें ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई है, इस तरह की चीजें, सॉरी लाइपोप्रोटीन नॉट ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन भी बनता है, लेकिन यहां पर अभी प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो लाइपोप्रोटीन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हो गए। अब हम लास्ट बात करते हैं बेटा जी, किसकी, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम की। ये नीट में कई बार सवाल आया यार, क्यों, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में, यानी कि सेल वाले चैप्टर के अंदर, क्लास 11 के अंदर ये छाप दिया एनसीईआरटी ने। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो भाई ये सिर्फ आपको प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको एमआरएनए देखने को मिल रहा है, अगर ये एमआरएनए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक है बेटा, कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक अगर ये एमआरएनए, तो आप बोलोगे पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है सर यहां पर AUG होगा, यहां पर UAA होगा, या कुछ भी स्टॉप कोडोन होगा, फिर यहां पर AUG होगा, फिर यहां पर स्टॉप कोडोन होगा, फिर यहां पर AUG होगा, फिर यहां पर कोई ना कोई स्टॉप कोडोन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ही जो एमआरएनए है, इसने यहां से स्टार्ट करके यहां पर एक प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन बना, है ना, फिर यहां से दूसरा प्रोटीन बनाया, फिर यहां से तीसरा प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, ऐसे बड़े सारे प्रोटीन बनेंगे। इसी को तो हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बोलते हैं, है ना, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि यहां पर ये एमआरएनए कितने हैं, सर एक ही है, एमआरएनए तो एक ही होगा, तो यानी कि यहां पर आपका राइबोसोम लगा होगा, प्रोटीन इससे बन रहा है, साथ ही साथ यहां भी लगा होगा, इसमें भी प्रोटीन बन रहा होगा, यहां पर भी लगा होगा, है ना, ये भी राइबोसोम है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में क्यों नहीं होता, सब मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है, एक पे एक ही तो लगेगा। बात समझ में आई, तो यानी कि इन्होंने बोला कि एक, देखो, एक एमआरएनए पर, एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, कहां से आए, सब बता दिया। तो लगे होते हैं, इसी को मैंने क्या बोला, इसी को मैंने क्या बोला, मैंने बोला पॉलीराइबोसोम, इसी को मैंने बोला पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, एक और नाम है अर्गोसोम भी इसका नाम बोलते हैं, राइट। आपको यही दोनों नाम याद रखने हैं। तो आई थिंक आपको ट्रांसलेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा बेटा, है ना। ये थी ट्रांसलेशन की बातें। इसके आगे हमारा बचा है जीन रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन प्लस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। देन विल कवर दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।